नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोरिजा Study.9 पे। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल तथा उनसे प्राप्त साक्ष्य के बारे में देखेंगे कि उन स्थलों से हमें क्या कुछ प्राप्त हुआ। पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल डायग्राम के माध्यम से समझे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक मिलता है। वो हमने कंप्लीट एक डायग्राम के माध्यम से समझा। भारत का मैप बनाकर हमने भारत से प्राप्त स्थल तथा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहाँ जहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी वो सभी स्थल हमने भारत के मैप से समझे। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल तथा इससे प्राप्त साक्ष्य हम देखेंगे कि किस स्थल से हमें किस चीज के साक्ष्य मिलते हैं। हमने इसको कंप्लीट सारणी के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। पहले हमने लिखा है प्रमुख स्थान, फिर लिखा है नदी, फिर खोजकर्ता तथा उनसे प्राप्त होने वाले मुख्य साक्ष्य। ठीक है, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई आरंभ हुई तो हमें सबसे पहला जो नगर मिलता है वो मिलता है हड़प्पा। ठीक है, सबसे पहला उत्खनित नगर हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे मिला तथा इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान जो सबसे पहला जो नगर प्राप्त होता है वो हड़प्पा तथा ये था रावी नदी के किनारे। ठीक है, 1921 में इसकी खोज हुई दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा को 2 बार खोदा गया। ठीक है, जो हड़प्पा की खुदाई हुई थी वो हुई थी 2 बार। माधव स्वरूप वत्स ने की थी 1926 में, फिर हुई थी मार्टिन व्हीलर के द्वारा 1946 में। इससे प्राप्त प्रमुख साक्ष्य हम देखते हैं अन्नागार, कांसे का दर्पण। ठीक है, पहले देखते हैं अन्नागार मतलब अनाज का भंडारण। अनाज के भंडारण के जो प्रमुख साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं हड़प्पा से और कांसे के दर्पण। आपको पता होगा कि जो कांसा है वो एक मिश्र धातु है जो तांबा और टिन से मिलकर बनता है। तो जो एक हड़प्पा सभ्यता थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी और यहां से जो हड़प्पा नामक नगर है यहां से मिलते हैं कांसे के दर्पण। ठीक है, अगला शव दफनाने के 37 प्रकार, जिसे इतिहासकारों ने R37 नाम दिया। ठीक है, R37 मतलब हड़प्पा में शवों को दफनाने के 37 प्रकार मिलते हैं। 37 प्रकार से हड़प्पा में शव दफनाए गए थे और इनको इतिहासकारों ने नाम दिया R37। ठीक है, एक और बात, हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रक्रिया थी। ठीक है, हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रक्रिया थी और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था और हड़प्पा में दफनाया जाता था। हड़प्पा में 37 प्रकार से शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं जिसे इतिहासकारों ने R37 नाम दिया। अगला स्थल हम करते हैं मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में जब खुदाई आरंभ हुई तो पहला नगर खोजा गया हड़प्पा तथा उसके अगले ही साल R.D. बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने एक और नगर खोजा 1922 में मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना गया है और यह है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे मिला। इससे प्राप्त जो प्रमुख साक्ष्य हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है विशाल स्नानागार का। ठीक है, विशाल स्नानागार मिला है जिसमें इस सभ्यता के लोग सामूहिक स्नान करते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है जहां पर लोग सामूहिक रूप से स्नान करते थे। और एक मिला है मंगोलियन पुरोहित की मूर्ति। ठीक है, मंगोलियन पुरोहित की मूर्ति। इसके अलावा कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी मिलती है। एक डांस रूप में एक लेडीज की प्रतिमा मिलती है जिसे कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहा गया। ठीक है, वो कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। और शव जलाने के साक्ष्य, शव जलाने के साक्ष्य ये मैंने आपको बता दिया कि हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रक्रिया थी और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने के साक्ष्य मिले हैं। एक सिंह पशु मूर्ति
जो हड़प्पा की मोहरें हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहनजोदड़ो से जितनी भी प्राप्त मोहरें हैं उन पर एक सींग वाले पशु की मूर्ति मिली है। ठीक है, एक सींग पशु मूर्ति के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से। अगला जो स्थल है वह है लोथल। ठीक है, लोथल, और ये है भोगवा नदी के किनारे। लोथल जो मिला है वो मिला है भोगवा नदी के किनारे, और इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने 1955 में। यहां से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा, ठीक है, गोदीवाड़ा जिसे बंदरगाह हम कहते हैं, वो मिलता है लोथल से। ठीक है, इसके अलावा चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य, चावल के दाने कहां से प्राप्त होते हैं? वो होते हैं लोथल से। अग्निकुंड के साक्ष्य तथा युगल समाधान के साक्ष्य, 3 शवों को एक साथ दफनाने की प्रक्रिया कहां पर थी? लोथल में, जहां पर 3 शवों को एक साथ दफनाया हुआ मिला। ठीक है, 3 शवों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं लोथल से, तथा इसके अलावा अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं, और चावल के दाने के साक्ष्य मिलते हैं, और गोदीवाड़ा या बंदरगाह जिसे हम कहते हैं उसके साक्ष्य भी कहां से मिलते हैं? लोथल से। ठीक है, अगला देखते हैं कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा या कालीबंगन इसे कहते हैं। काला मीन्स काले रंग की, तथा बंगन मीन्स चूड़ियां। ठीक है, इसी के नाम पर इसका नाम है कालीबंगा, यानी काले रंग की चूड़ियां। तो यहां से ये मैंने लिखा हुआ है, काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से। ये है घग्गर नदी के किनारे, और इसकी खोज की थी बीबी लाल व बी के थापर ने 1953 में। कालीबंगा जो राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में मिलने वाला कालीबंगा, इसकी खोज की थी बीबी लाल व बी के थापर ने, तथा ये घग्गर नदी के किनारे मिला। यहां से मिलते हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य। खेतों को बोया हुआ यानी जोत किए हुए खेत कहां से मिलते हैं? कालीबंगन से। अग्निकुंड, ठीक है, अग्निकुंड लोथल से भी मिलता है, और अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगन से भी मिलते हैं। वह काली चूड़ियों के साक्ष्य, ये हमें इसके नाम से ही पता चलता है कि काली चूड़ियों के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? राजस्थान में प्राप्त, राजस्थान से प्राप्त स्थल कालीबंगन या कालीबंगा। अगला हम देखते हैं चोहंदड़ो। ये है पाकिस्तान में। ठीक है, चोहंदड़ो सिंधु नदी के किनारे मिला। मैके व मजूमदार, इनका कंप्लीट नाम गोपाल मजूमदार, इन्होंने खोज की थी इसकी 1931 में। यहां से 2 बातें आपको याद रखनी है कि मनके बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त हुआ? चोहंदड़ो से। और स्त्री श्रृंगार में मान लो लिपस्टिक, कंघा और भी अन्य जो श्रृंगार के प्रसाधन होते हैं उनके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? चोहंदड़ो से। मनके बनाने का कारखाना और स्त्री के श्रृंगार। ठीक है, अगला बनावली। बनावली है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। बनावली नामक जो स्थल है ये मिलता है हरियाणा के फतेहाबाद जिले से, और यह सरस्वती नदी के किनारे मिलता है। इसकी खोज की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में। बनावली की खोज किसने की? रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है, और यहां से केवल एक साक्ष्य मिलता है, मिट्टी का हल। मिट्टी के हल के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? बनावली से। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि मिट्टी के हल के साक्ष्य कहां से मिले? ये मिले हमें बनावली से, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में मिलता है। अगला है सुरकोटदा। सुरकोटदा से हमें जो प्राप्त स्थल है, प्राप्त साक्ष्य हैं, वो हमें देखने हैं। कलश, तराजू, घोड़े का अस्थि पिंजर। ठीक है, कलश मिला है और तराजू मिलता है और घोड़े के अस्थि पिंजर। मतलब एक बात हमने देखी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन ये बात जो है ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से पूरी तरह परिचित नहीं थे। ठीक है, कुछ स्थलों पर इसके घोड़े के जो अस्थि के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन कुछ स्थल से नहीं। तो कुछ स्थल के लोग परिचित थे तथा कुछ स्थल के परिचित नहीं थे। ठीक है, सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पिंजर के साक्ष्य मिलते हैं, तो हमें कुछ यह कहना चाहिए कि कई स्थलों के जो लोग थे वो इससे परिचित होंगे। ठीक है, अगला है रोपड़। ये सतलुज नदी के किनारे खोजा गया।
इसकी खोज की यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में इसकी खोज की। रोपड़ है पंजाब में। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में। इसकी खोज की यज्ञदत्त शर्मा ने और ये सतलज नदी के किनारे मिला। यहां से केवल एक साक्ष्य मिलता है, तांबे की कुल्हाड़ी। ठीक है, ये बात हमने पहले भी देखी थी कि मनुष्य द्वारा सबसे पहला जो औजार बनाया गया था वो था कुल्हाड़ी, और वो धातु से बनी थी, तांबा धातु से। ठीक है, ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल तथा इनकी विशेषताएं देखी। अब हम एक और पॉइंट देखते हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी सभ्यता खत्म कैसे हो गई, इस सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में समझते हैं कि आखिर इतनी बड़ी सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ। इतनी विशाल सभ्यता जो 3 देशों में फैली हुई थी, इसका पतन आखिर किस प्रकार हुआ। तो इसके पतन के संबंध में सभी इतिहासकार एक दूसरे से असहमत दिखाई देते हैं। सभी इतिहासकारों ने इसके पतन के कारण अलग अलग बताए। तो कुछ इतिहासकारों ने इसके पतन के कारणों में महामारी, कुछ इतिहासकारों ने जलवायु परिवर्तन, कुछ इतिहासकारों ने विदेशी आक्रमण, कुछ इतिहासकारों ने भूकंप, ठीक, कुछ इतिहासकारों ने बाढ़, तथा कुछ अन्य इतिहासकारों ने और भी अपने तर्क दिए। ठीक है, कुछ इतिहासकारों ने माना कि इस सभ्यता का पतन महामारी के कारण हुआ। कुछ इतिहासकारों ने माना कि जलवायु में परिवर्तन होने के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। कुछ ने विदेशी आक्रमण, जिसमें आर्यों के आक्रमण को इस सभ्यता का पतन बताया। ठीक है, कि आर्यों ने आक्रमण किया और इस सभ्यता की जगह पर दूसरी सभ्यता अपनी स्थापित की आर्यों ने, तथा उस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ ने भूकंप तथा कुछ ने बाढ़ को इसके पतन का कारण बताया। अब हम देखते हैं कि जो ज्यादातर इतिहासकार हैं वो किस पर सहमत होते हैं। ठीक है, स्टुअर्ट, पिगोट व गॉर्डन चाइल्ड ने बाहरी आक्रमण में आर्यों के आक्रमण को सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का मुख्य कारण बताया। लेकिन जहां पर सभी इतिहासकार सहमत होते हैं वो है जॉन मार्शल का कथन बाढ़। ठीक है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सिंधु नदी की घाटी में स्थित थी, सिंधु नदी की घाटी में बसी हुई थी, और नदी में बाढ़ आना संभावित होता है कि नदी में बाढ़ आ सकती है। ठीक है, बाढ़ को इस सभ्यता का कारण बताया गया। जॉन मार्शल जो इस सभ्यता के खुदाई करने वाले थे या इस सभ्यता को खोजने में सफल व्यक्ति जो थे वो थे जॉन मार्शल, और कई इतिहासकारों ने इसका समर्थन किया कि बाढ़ से इस सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन माना गया है कि इस सभ्यता का पतन क्यों हुआ, तो उसका कारण सभी इतिहासकार, मान लो सभी तो नहीं, कुछ इतिहासकार जो समर्थन करते हैं इस बात का कि बाढ़ के द्वारा सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कोई मिस्टेक है तो अपना कमेंट दें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ गोरिजा study.9 पे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।